सर मार्केट्स तो रिकॉर्ड स्तरों पे पहुंच गए। सबसे पहले तो प्लीज अपना आउटलुक दे दीजिए। आपकी एक्सपर्टाइज से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मार्केट का आउटलुक क्या है, और जो चुनाव अब नजदीक आते चले जा रहे हैं सर, तो कैसे प्रिपेयर रहना चाहिए इक्विटी मार्केट में, और चुनावों को क्या असर देखते हो आप? जी। तो दो चीजें हैं, देखिए। मार्केट को अगर थोड़ा से लंबे दौरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मतलब 1 1.5 साल या 2 साल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो मार्केट में सबसे ज्यादा जो मायने रखता है वो होता है कंपनी की अर्निंग्स। लेकिन जो अगर आप उसको नियर टर्म, मतलब अगर छोटे दायरे में देखें, कुछ समय के दायरे में, तब ये इलेक्शंस वगैरह जो है वो मीनिंगफुल इम्पैक्ट रखते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगले अगर 3 से 6 महीने में देखेंगे, तो फ्रॉम ए मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू ये इलेक्शन का दारोमदार अच्छा खासा मार्केट पे इम्पैक्ट बना सकता है। तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी। सो इसमें देखिए, दो इलेक्शन मेन थे। एक था स्टेट इलेक्शन, जो कि 3 इलेक्शंस की 4 इलेक्शंस हुए, उसमें से 3 बीजेपी ने जीता। तो उस पे मैक्रो कंडीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो मार्केट के लिए वो पॉजिटिव था, इसलिए मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है। अभी अगला दारोमदार शुरू होगा फरवरी मार्च में, जब एग्जिट पोल वगैरह शुरू हो जाएंगे। उस समय एक और वोलेटिलिटी का कारण बन सकता है। डिपेंड करता है कि कितनी सीटें आती हैं बीजेपी की, कि वगैरह वगैरह ना। इसमें जो मेरा मानना ये है कि ये नियर टर्म वोलेटिलिटी तो आती जाती रहेगी, बट जो मेन बात इंडिया की, इंडिया इंक, मतलब इंडिया की जो लिस्टेड कंपनीज की, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये कि पिछले 1 2 साल में इंडिया की अर्निंग्स काफी हद तक ब्रॉड बेस हो गई है। मतलब उसमें चाहे आप फाइनेंशियल्स के शेयर पकड़े, या कैपिटल गुड्स के शेयर पकड़े, या रियल एस्टेट के शेयर पकड़े, अलग अलग सेक्टर में काफी सारे कंपनीज की अर्निंग्स अच्छी आने लगी है। और जब ऐसा हो, जब ब्रॉड बेस तेजी का माहौल हो, तो बेसिकली वो स्टॉक मार्केट के लिए काफी बेहतर होता है। तो इन नक्शल इसको समराइज करते हुए मैं कहूंगा कि अगले 3 से 6 महीने शायद मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहे, लेकिन अगले 2 से 3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मार्केट में पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि इंडिया की अर्निंग स्टोरी जो है उसमें काफी सारे विंग्स हैं, काफी सारे ऐसे उसके नुस्खे हैं, और ऐसी जगह है जहां पे अर्निंग स्ट्रांग रहने वाले हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट रहना चाहिए। राइट, मेरा सवाल भी यही था सर। कुछ लोग तो साइड लाइंस पे ही बैठ गए, और साइड लाइंस पे बैठे ये राज्य चुनाव के जो नतीजे आए थे उससे पहले। और राज्य चुनाव के नतीजे आते ही एफआईएस ने जो जमकर खरीदारी की है, रिकॉर्ड लेवल्स लगा दिए इंडियन मार्केट्स में, एफआईएस का इन्फ्लो बहुत बढ़ गया है। तो ये निवेशकों को आप क्या मैसेज दोगे? क्या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे भी एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड पे जारी रखें, या फिर थोड़ा स्लो कर दें, क्वांटिटी थोड़ी कम करें अभी इक्विटी म्यूचुअल फंड में स्पेशली? तो मेरा मानना यह है कि जो मैंने मार्केट का आउटलुक आपको दिया कि अगले 3 से 6 महीने शायद वोलेटिलिटी रही, अभी तक आपने पॉजिटिव देखा है, हो सकता है कभी नेगेटिव आ जाए। तो मार्केट आपको थोड़ी सी नीचे मिले, और इस तरीके से हम लोग ऐसे करते करते जून तक पहुंचेंगे, तो उसके बाद से हमारी मैक्रो स्टेबिलिटी एक बार हो गई, फिर जो इंडिया की अर्निंग स्टोरी में अगले 2 से 3 साल की स्टोरी है वो बड़ी दुरुस्त है। तो उसको खेलने के लिए अगले 3 से 6 महीने की वोलेटिलिटी को सहना होगा, या अपने स्ट्राइड में लेना होगा, जिसको हम कहते हैं। तो इसलिए तो निवेशकों के लिए मेरा यह मानना है कि लमसम अभी के समय में ना करें, क्योंकि मार्केट आप जैसे आपने कहा कि थोड़ा चढ़ा हुआ है। तो अगर एसटीपी या एसआईपी पॉइंट ऑफ व्यू से करें अगले 6 से 9 महीने में, तो मेरे ख्याल से ये समय भी बुरा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। उसमें कौन से सेक्टर्स, जैसे भी आप अर्निंग्स की बात कर रहे थे ना कि अर्निंग्स बहुत ग्रो हुई हैं, अभी आउटलुक में अर्निंग्स के तौर पे कौन से सेक्टर्स आपको अच्छे लगते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, हम लोग अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड में, मैं और मेरी टीम, हम लोग अर्निंग्स के पुजारी हैं। सो मैक्रो कभी अच्छा होता है, कभी खराब होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड फ्रॉम ए मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू चलाने के लिए हम लोग हमेशा ये जगह पे फोकस करते हैं कि वो कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे अर्निंग्स रेजिलियंट हो, जहाँ अर्निंग्स दुरुस्त हो। तो ऐसे हमारे रिसर्च के अनुसार ऐसे 5 या 6 ऐसी जगह हैं जहाँ पे कि अर्निंग्स दुरुस्त रहने के आसार हैं अगले 3 से 5 साल में। और ये 5 आपके सामने पढ़ देता हूँ। उसमें सबसे पहली बात ये है कि इंडिया में जो है एक कैपेक्स साइकिल आने की संभावना है, और वो बहुत स्ट्रांग है। वो इसलिए क्योंकि इंडिया की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, वो अभी 76% पहुंच गई है। और ऐसा माना जाता है कि जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80% पहुंच जाए, तब कंपनीज कैपेक्स करना शुरू कर देती है। तो अगले 3 से 6 महीने में जब हम वहां पे पहुंचेंगे, तब आपको एक प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन कैपेक्स साइकिल भी देखने को मिल सकता है।
अगर वो होगा तो मैन्युफैक्चरिंग साइड ऑफ द इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल्स, कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके लिए काफी पॉजिटिव होगा। ये एक एरिया है जहां पे अर्निंग्स दुरुस्त रहेंगे। एक और एरिया है, दूसरा है रियल एस्टेट। मेरे हिसाब से रियल एस्टेट में इंडिया में हम लोग 5 से 7 साल के एक अपसाइकिल में है, जहाँ की हम लोग अभी बीच में बैठे हैं। सो पहले 2 या 3 साल की रियल एस्टेट की रिकवरी हो चुकी है। कुछ कुछ स्टॉक अगर आप बिल्डर्स के देखें तो वो स्टॉक अच्छे खासे कर चुके हैं। इसके आगे मुझे लगता है जो इनडायरेक्ट प्लेस है रियल एस्टेट में, मतलब जो एंसिलरी सेक्टर्स है, उसमें काफी अर्निंग्स दुरुस्त रहने की आसार है, और हम लोग बेट कर रहे हैं कि ऐसा होगा। ये दूसरी बात हो गई। तीसरा सेक्टर में जो कहना चाहूंगा उसको कहते हैं हम लेंडिंग फाइनेंशियल्स, मतलब वो फाइनेंशियल्स जो लेंड करते हो। तो बैंक्स या एनबीएफसी के शेयर्स जो है, अभी भी वैल्यूएशंस उसके सस्ते हैं, और उनके अर्निंग्स अभी भी काफी दुरुस्त है। तो अगले 3 से 5 साल में ये तीसरा एरिया होगा जहाँ हम लोगों को लगता है कि अर्निंग्स अच्छे बने रहेंगे का आसार है। चौथा एरिया जो है वो 10 साल की थीम है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डिकेडल थीम। ये है इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस। देखिए, अगर इंडिया 7वें नंबर पे है ग्लोबली, और अगर ये 7 से 3 जाना चाहता है, तो उसमें जो इंडियनाइजेशन ऑफ डिफेंस है, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और उसमें इंडियन डिफेंस कंपनीज करिए, ये बहुत अच्छी बात होगी अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सो कुछ कुछ कंपनी यहाँ पे ऐसी है जिनकी 20 साल की अर्निंग्स भी, 20 साल की ऑर्डर बुक भी अभी फुल है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कि डिफेंस एक चौथा एरिया है जहाँ की अर्निंग्स स्ट्रांग रहने वाले हैं। पांचवा और आखिरी है ईएमएस, जो कि एक बडिंग सेक्टर है, मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। यहाँ पर अभी तो जैसे सीधे तौर पे कहे तो कंपनीज पीसीबी या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, कंप्यूटर की मदरबोर्ड बनाने पे जुटे हैं। बट अगले 10-20 सालों में ये एक बहुत बड़ा सेक्टर होने का अंदाजा रखता है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे भी मतलब पूरा सेक्टर ही करीबन 30% से ग्रो कर रहा है। तो उसमें वो कंपनीज कुछ और भी बेहतर कर सकते हैं। तो ये 4-5 एरिया जो ऐसे हैं रजत जी, वो मुझे लगता है कि इन 5 एरियाज में अर्निंग्स काफी दुरुस्त रहने वाले हैं। तो हम इडलवाइज एमएफ के हमारे जो फंड्स हैं, इसमें हम करीबन 70 से 75% हमारा जो फंड है वो इन पांचों एरिया में इन्वेस्ट किया हुआ है। सो और हमें इनको ये लगता है कि इन एरियाज में इन्वेस्ट करने से अच्छे पैसे, अच्छा मुनाफा हो सकता है 3 से 5 साल में। तो आपने सर पूरा रोड मैप तैयार कर दिया, और बहुत ही बेहतर बात हो गई। मैंने तो खुद नोट डाउन कर लिए हैं। मैन्युफैक्चरिंग, उसमें कैपेक्स का सीधा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। रियल्टी में एंसिलरी कंपनीज जो हैं वो, उसके बाद लेंडिंग फाइनेंशियल्स, बैंक्स, एनबीएफसी, इसके अलावा डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। तो ये कंपनियां अर्निंग्स के लिहाज से अच्छी हैं, ग्रोथ यहां पर आएगी।